हेलो प्यारे बच्चे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे AITS के पेपर्स का सॉल्यूशन बनाना। क्लियर है? तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो अपने पास क्वेश्चन है वो है द सैंपल कंटेन्स सेम नंबर ऑफ सोडियम एटम्स एज देयर Na एटम्स इन 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। हमको ये बताना है कि इसमें जितने सोडियम के एटम्स हैं उतने ही इसमें से कौन से ऑप्शन में। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सोडियम यानी Na एटम्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। अब इस क्वेश्चन में देखो हमको जो मोल्स दे रखे हैं, मैं इसका सॉल्यूशन इधर बना रहा हूँ, क्यों इसका क्वेश्चन का ही बनाना पड़ेगा नीचे। तो इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें पहला वाला क्वेश्चन, तो पहले तो इसमें देखो एटम्स कितने हैं, तो इसका मोल की जगह अपन क्या लिखेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास दिया है 5.3 डिवाइड बाई मोलर मास, इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। सोडियम का होता है 23 इंटू 2 कितना हो गया? 46। कार्बन का होता है 12, 46 प्लस 12 58। और इसका कितना होता है? O3 का, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 3 कितना हो गया? 48। तो ये हो गया अपने पास 6 और ये हो गया 06 यानी 106। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 106। Na की जगह Na छोड़ दो और एटम सोडियम पूछ रहा है तो सोडियम के इसमें केवल कितने एटम है? 2 एटम है। यहाँ से इसको कट किया तो 53 और यहाँ से आप इसको काटोगे तो 0.1, यानी कि ये कंपाउंड दिया है, इसमें अपने पास सोडियम के जो मोल्स हैं वो है 0.1 Na। अब हमको यही चेक करना है ऐसा किस ऑप्शन में दिया है। तो सबसे पहले अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया 4 ग्राम ऑफ NaOH, तो यहाँ से मोल निकालोगे। NaOH का मोलर मास कितना होगा? 40। तो यहाँ से मोल्स कितने आ गए? 0.1 और Na की जगह Na रहेगा। एटोमिसिटी इसकी कितनी है? 1। मतलब ये वाला तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। बी में दिया है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। तो इसमें देखो NaCl का मोलर मास कितना आएगा? 58.5। तो आप इसको डिवाइड करोगे 58.5 से, तो ये भी कितना आएगा? 0.1। फॉर्मूले में Na है तो यहाँ क्या आ जाएगा? Na। एटोमिसिटी 1 है, मतलब ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर? अब यहाँ आते हैं। यहाँ दिया है 0.25, सोडियम का मास 46 और सल्फेट जो है SO4 इसका कितना हो गया? 96 प्लस 46 कितना हो गया? 142। सीधी सी बात है, ये 0.25 अपन 142 यहाँ कितना करोगे? 0.25 डिवाइड बाई 142, एटोमिसिटी है 2, तो यहाँ से कितना आया? 71, यानी कि यहाँ 0.1 मोल नहीं आ रहा, मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखो 11.2 ग्राम ऑफ Na3PO4, तो वही देखो यहाँ से फिर से जो सोडियम PO4 है फॉस्फेट, इसका मास कितना हो गया? 95। PO4 का कितना हो गया? 95 और सोडियम का होता है 23 इंटू 3 कितना हो गया? 69। 95 प्लस 69 ये कितना हो गया अपने पास? 4 और ये कितना? 164। तो आप यहाँ से देख पाओगे 112 है डिवाइड बाई 164 है। इसमें एटोमिसिटी 3, आप 3 से इसको डिवाइड भी करोगे तो ये कितना आएगा? 3 से अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? 4 यानी 54 पॉइंट कुछ आएगा। और ये तो 11.2 है यानी 0.1 नहीं आने वाला है। इसलिए हमारा केवल 2 ही ऑप्शन करेक्ट है, A और B। और A और B किस ऑप्शन में दे रखा है हमको? ऑप्शन नंबर A, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। देखो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला होता है? n माइनस l माइनस 1। n इसमें कितना है? 3, l की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस 1, यानी s के लिए कितने आई? 2। p के लिए देखो n की वैल्यू कितनी है? 2 और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? -1।
1 होता है, तो फॉर्मूले में ही आ गया n माइनस एल माइनस 1, और माइनस 1 यानी ये कितना आ गया 0, तो 2,0 ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसमें बोला 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m and 2m हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द डी ब्रोगली वेवलेंथ आर इन द रेशियो, यानी कि इसमें काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, सेम है। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है, तो अपन मान लेते हैं फर्स्ट पार्टिकल्स के लिए और दोनों का रेशियो बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड का मास काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वाले की डिवाइड बाई सेकेंड का मास और काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फर्स्ट का मास और काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाले की। तो अगर इस क्वेश्चन में अपन देखें, सेकेंड का मास कितना है 2m, काइनेटिक एनर्जी तो दोनों की सेम बोला गया है, तो आपस में कट जाएगी, और ये कितना है m, ये कट गया अंडर रूट, तो यानी आंसर क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 2, यानी कि आप इसे क्या ले सकते हो, अंडर रूट ऑफ 2 इज टू 1, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, एक क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 के बाद जो अपना क्वेश्चन है वो कौन सा, क्वेश्चन नंबर फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है क्वेश्चन नंबर अपने पास 53 नहीं, क्वेश्चन नंबर 54। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। तब क्वेश्चन नंबर 54 को देखो, क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ केसी। केसी का एक्सप्रेशन बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होगा, N2 + 3H2 और यहाँ से क्या बनेगा 2NH3। तो हमको इसके लिए क्या लिखना है, केसी। तो केसी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट साइड कहाँ आता है, ऊपर। तो इस क्वेश्चन में देखो प्रोडक्ट साइड सब में ही ऊपर है और रिएक्टेंट साइड कहाँ आएगा, नीचे है। तो प्रोडक्ट में NH3 और NH3 की पावर में कितना होना चाहिए 2, तो NH3 की पावर में 2 देखो यहाँ पर है और कहाँ है यहाँ, तो यहाँ डिवाइड में नहीं, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। कैसे देखेंगे, ये प्रोडक्ट साइड हो गया, रिएक्टेंट साइड N2 और यहाँ रिएक्टेंट साइड H2 और पावर में कितना 3, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 56। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखो, इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO3 आर ऑक्सीडाइज्ड बाई 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम भी बोला गया है, एसिडिक। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल करते हैं। तो इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO3 और यहाँ क्या लिखोगे, इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7। और इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, मोल इंटू एन फैक्टर। हमसे Na2CO3 के तो मोल्स पूछ रहा है, इसलिए इसकी जगह आप मोल्स मान लो कितने x, और इसका जो n फैक्टर है वो कितना होगा 2। क्लियर है, यहाँ K2Cr2O7 में आओ, इसके कितने मोल्स बोल रहा है 2 मोल, और K2Cr2O7 में एसिडिक मीडियम में इसका n फैक्टर कितना होता है 6, कितना होता है 6। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Cr+3 में, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6। तो +6 से +3 में गया तो 3 का चेंज आया, और 2 Cr है तो इसलिए इसका n फैक्टर 2 के लिए कितने का चेंज आया 6 का, इसलिए इसका n फैक्टर अपन ने 6 लिया है। इसके लिए सॉल्ट है, उसका n फैक्टर होता है टोटल चार्ज। एक सोडियम पे +1 चार्ज होता है, इसमें 2 सोडियम है, इसलिए इसका n फैक्टर 2 आया है। 2 से 2 गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और 6 अपन को कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर 4, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है अपने पास 62, देखो क्वेश्चन नंबर 62। अब अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ रिएक्शन एट इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1 मोलर एंड 0.01 मोलर आर 5 and 50 मिनट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमको इस क्वेश्चन में क्या बताना है भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ये प्यारे बच्चों क्या बताना है इसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमको हाफ लाइफ का ये रिलेशन पता होना चाहिए। हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1। क्लियर है? अब आप यहां से इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे क्या बोला गया, इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1। अब अपन इस क्वेश्चन में बोलेंगे, देखेंगे हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ रिएक्शन एट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर एंड 0.01 मोलर आर 5 and 50 मिनट। दो टाइम पे अपन को इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखे हैं। तो पहले टी हाफ के लिए अपन मान लेते हैं T1, दूसरे टी हाफ को मान लेते हैं T2। तो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको लिख देते हैं A02 और ये क्या लिख देते हैं A01। पावर में कितना है n-1। तो पहले टाइम लिखो, यहां मैं इधर कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, 5 डिवाइड बाई कितना टाइम है T2 50। A0 देखो सेकेंड पे 0.01 डिवाइड बाई A0 कितना है 0.1 और पावर में कितना है n-1। तो यहां से ये कितना बचा 1/10 और यहां से आप पॉइंट उठाओ तो ये भी कितना है 1/10, यानी 1/10 की पावर कितना आ गया n-1। अब कंपेयर करना है बस आपको, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, यानी कि यहां से देखेंगे आप तो जो n-1 है, जो n-1 है वो किसके इक्वल है 1 के। कहां लिखते हैं इसको, यहाँ n-1 इक्वल टू कितना है 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। मतलब ये किस ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, सेकेंड ऑर्डर। कहां दिया है ऑप्शन नंबर 2, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला देखो, अच्छा पहले सुन लो, थोड़ा अपन कंसेप्ट भी समझते जाते हैं, रिवीजन हो जाएगा साथ में, है ना, कि जो कैटालिस्ट होता है उसका काम क्या होता है। कैटालिस्ट क्या होता है, रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कराता है ना। उससे क्या होता है, या तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है या एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है तो रिएक्शन स्लो हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती किस केस में है, अगर कैटालिस्ट नेगेटिव हो, और कम किस केस में होती है, जब कैटालिस्ट क्या हो, पॉजिटिव हो। क्या नहीं करता है कैटालिस्ट, ये नेचर ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता है। नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई रिएक्शन पहले से एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक रहेगी, अगर एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक रहेगी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला बोला गया है कैटालिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ टू रिएक्शन मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है ना, तो इसको टिक नहीं करना है अपन को, तो इनकरेक्ट बताना है। नेगेटिव कैटालिस्ट रेज द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है। नेगेटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा जिससे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। अगला बोला है पॉजिटिव कैटालिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है। पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। अगले में बोला है कैटालिस्ट अल्टर एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, इनका कहना है कि रिएक्शन की एंथैल्पी को चेंज कर देता है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया इनकरेक्ट, और हमको बताना था इनकरेक्ट कौन सा है, तो आंसर हो गया 4, क्योंकि ये रिएक्शन की एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 'अगला क्वेश्चन जो है अपने पास, इधर तो नहीं है ना, चलो यहां तो कोई क्वेश्चन नहीं है।
अगले उस पर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 76। अब देखो अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की। देखते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है। अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है, प्रोसीड बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप। इसकी कुछ स्टेप दे रखी है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, हमको पूछ रहा है भैया इस डेल्टा एच की रिएक्शन, जो रिएक्शन है उसका डेल्टा एच बताओ। सबसे पहले देखो रिएक्शन क्या दे रखा है, x से अपन को दे रखा है 2y। क्या दे रखा है, x से 2y, यानी कि इन रिएक्शंस को ऐसे अरेंज करना है कि ये रिएक्शन आ जाए, है ना। तो पहले खोजो x किस में है, तो देखोगे आप तो x केवल फर्स्ट वाली इक्वेशन में, लेकिन इसमें तो 1/2 है, समझे कि नहीं। और हमको कितना चाहिए, x, मतलब इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया x, और x से क्या बन गया 2z। जो चेंज आप रिएक्शन में करोगे वही चेंज किस में होता है, एंथैल्पी में। तो इसकी एंथैल्पी हो जाएगी 2q1। अब आप जो चाहिए उसको खोजो। आपको चाहिए y किस ऑप्शन में दिया है, 3 में। किस रिएक्शन में दिया है, 3 में, इस वाली में दिया है। इसमें भी लेकिन हाफ दिया है, समझे कि नहीं। तो इस रिएक्शन को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2w, और यहां से क्या बन जाएगा y। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया q3। अब आपको चाहिए केवल x और y, तो रिमूव करना पड़ेगा w और z को। तो देखो z इसमें कहाँ है, प्रोडक्ट साइड में, इसका यूज कर चुके हैं, तो इससे ही रिमूव हो सकता है। और z कितने हैं, 2, यानी कि इस वाली रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो तो क्या लिखोगे, 2z, और यहां से क्या बनेगा, और यहां से अपने पास क्या बनेगा 4w। सॉरी, यहां केवल कितना था, w था, तो अपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना हो जाएगा 2w, और यहाँ कितना हो जाएगा केवल y। थर्ड वाले में किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 2z, और यहाँ कितना हो जाएगा 4w, समझे कि नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा 4w। अब अगर आप इस रिएक्शन को ऐड करते हो, तीनों को क्या करते हो, ऐड करते हो, तो 2z से 2z जाएगा, यहाँ से 2w, समझे कि नहीं। यानी कि सारी इक्वेशंस में यहाँ आपने 2q2 किया था, इनको ऐड करने पे ये आना चाहिए। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जो w है उसको देखो यहाँ से, यहाँ पे केवल एक w था, यहाँ पे कितने 2। देखो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक होगी क्वेश्चन में। यहाँ क्या होना चाहिए, या तो यहाँ सिंगल w होना चाहिए, सेकेंड वाले में क्या होना चाहिए सिंगल w, या फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए 2w, तभी ये आंसर आपका आएगा, है ना। जब तीनों को ऐड करोगे तो तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया, q1 प्लस q2 प्लस q3, तो इसलिए अपना आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, समझे कि नहीं। देखो बाकी के ऑप्शंस के हिसाब से जाए तो ये वाला तो कैसे भी नहीं हो सकता, है ना। अब देखो इसमें देखो 2q1 2 3, अगर ये बोले इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से करो 3y/2 हो जाएगा, आ ही नहीं सकता। अपन को तो कितना चाहिए 2y, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में देखो q1 q2 q3, है ना। इस क्वेश्चन में देखो, इस ऑप्शन में देखो, अच्छा सॉरी, इस ऑप्शन में देखो, देखते हैं एक बार, इस ऑप्शन में क्या देखा है 2q3 दिया है, मतलब 3 वाली में कितने से मल्टीप्लाई किया 4 से, हाँ सॉरी, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, सही है ये नहीं होगा यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 4 से, क्योंकि इक्वेशन में आपको कितना चाहिए 2y चाहिए, है ना। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 3 वाली में तो ये कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। करेक्ट है, क्वेश्चन करेक्ट है ना, क्या हो जाएगा 3। अब आते हैं इस वाले, इसमें दिया है कैलकुलेट मैक्सिमम, इसमें दिया है कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये हो गया है फिजिकल केमिस्ट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2 एंड N2O एंड N2O4 आर इतना इतना वैल्यू दे रखी है रिस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। जो रिएक्शन दे रखी है इसका वैल्यू बताना है। सबसे पहले देखो फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है, जब फॉर्मेशन की वैल्यू देखी है रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला था, जब फॉर्मेशन दिया है तो एंथैल्पी का समेशन इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी फॉर्मूला लिखते हैं समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट साइड माइनस समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट साइड। बस यही आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो देखते हैं डेल्टा एच यहाँ से कितना आता है। देखो प्रोडक्ट साइड में N2O है, N2O का कोएफिशिएंट तो है 1 और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन N2O का कितना दे रखा है 9.7, कितना दे रखा है 9.7 प्लस प्रोडक्ट साइड में और कौन है CO2, इसका कोएफिशिएंट है 3 और CO2 का जो वैल्यू अपन को दे रखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O एंड N2O4 आर माइनस 110। अच्छा ये अलग वैल्यू है ना, तो CO2 का वैल्यू अपन को कौन सा दे रखा है 3 माइनस का 393, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया माइनस का 393। ये प्रोडक्ट साइड हो गया। अब हमको आना है रिएक्टेंट साइड में। कहाँ आना है रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट साइड में देखो N2O4 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है और N2O4 की वैल्यू इसमें अपन को कितना दे रखी है, देखोगे यहाँ से तो कितना दिया है ये 9.7 तो किसकी थी N2O4 की, 9.7 वैल्यू तो किसकी है N2O4 की। यहाँ अपन ने क्या लिया था N2O का वैल्यू फिर कितना होगा ये 81, N2O का वैल्यू कितना है 81 है ना, तो मैं यही कर देता हूँ यार, ये कितना है 81 है। अरे पूरा ही का चलो दोबारा से जल्दी से लिख देते हैं। फॉर्मूला भी आपको बता दिया था जल्दी से। पहले प्रोडक्ट साइड को लिखो, प्रोडक्ट साइड में N2 है, कोएफिशिएंट 1 है और 1 2 3। N2O की वैल्यू कितनी दे रखी है 81, तो यहाँ आपने लिखा 81 प्लस उसके बाद 3 CO2 यहाँ लिखा 3 और CO2 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, CO2 की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है यहाँ से माइनस का 393, माइनस का 393 माइनस, अब आओ किस साइड में रेक्टेंट साइड में। रेक्टेंट साइड में N2O4 और N2O4 का कोएफिशिएंट है 1 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9.7 प्लस दूसरा वैल्यू क्या है रेक्टेंट साइड में 3CO और CO का जो वैल्यू दे रखा है क्या है ये, अच्छा CO2 का वैल्यू कितना दे रखा है -110। कोएफिशिएंट कितना है CO का कितना है 3, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से। देखो ये हो गया 81, ये कितना हो गया 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 और 9 इंटू 3 कितना होता है 27 और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 और 2 यहाँ से बचा था 10 11 और ये किसका आएगा माइनस का। इधर देखो ये कितना हो गया माइनस का, यहाँ माइनस है, ये हो गया 9.7, ये हो गया माइनस का 330। ठीक देखो ये हो गया 1179 और ये कितना है 81, तो ये तो कितना बचा यहाँ से 79 गया, 1100 बचा, फिर से कितना और जाना है 2 जाना है, तो ये कितना बचा 1098 माइनस का 7, ये कितना बचेगा 9 जाएगा तो यहाँ बचता 21 है ना, तो ये कितना बचेगा 320.3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 323.3। अब देखो इसमें से माइनस करना है, हमको देखना है अपना ऑप्शंस कौन सा है। देखो ये 300 है, ये 1000 कुछ है, यानी कि आंसर आपका कौन सा आ जाएगा 77। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं अपन को है ना, अपन यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बताएंगे कैलकुलेशन कैसे करना है और आसान कैसे करना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 80,
क्वेश्चन नंबर 80 को देखो। क्वेश्चन नंबर 80 बोले फॉर एन इक्विलिब्रियम H2O सॉलिड से कहाँ है H2O लिक्विड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अपन को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले देखो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि प्रोसेस लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी की तरफ जाती है अगर आप उसमें प्रेशर क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, है ना। अब अपन इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब इसमें देखो मोर ऑफ लिक्विड फ्रीज इफ प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज। ये बोला है कि प्रेशर को बढ़ाओगे तो लिक्विड ज्यादा फ्रीज होगा, ज्यादा फ्रीज होने का तो बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया, मतलब ये तो गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि H2O सॉलिड और लिक्विड में लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है H2O के केस में। अगला देखो टेम्परेचर चेंज डू नॉट इफेक्ट एट इक्विलिब्रियम, तो गलत हो गया क्योंकि इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो होती है तो टेम्परेचर के साथ ही चेंज होती है ना। अगला द प्रेशर चेंज डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है कि प्रेशर के साथ तो चेंज होगा, वही तो रिलेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर। अगला बोला गया है मोर आइस मेल्ट इफ प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज। इनका कहना आइस ज्यादा मेल्ट करेगी अगर प्रेशर को बढ़ाओगे, मतलब वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। मतलब यही स्टेटमेंट क्या है इनका सही है ना। यही स्टेटमेंट क्या है इनका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 82। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में देखो क्या बोला है, 6 ग्राम यूरिया वॉज डिजोल्व इन 178 ग्राम ऑफ वाटर इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज x। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज x, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको क्या बताना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो ये केस किसका है, आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हो किसमें, वोलेटाइल है ना। 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 178 ग्राम ऑफ वाटर इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज x, द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अपन को क्या बताना है, सॉल्यूशन का प्रेशर बताना। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो, PA इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए लगा सकते हो। अब इसमें बोला गया है इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज x, मतलब पी नॉट ए कितना दे दिया है x, और हमने PA बताना है ना। PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। XA क्या होगा, A के मोल्स वो कहाँ ने ऊपर 78.2 डिवाइड बाई 18, मतलब वाटर के मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स 78.2 डिवाइड बाई 18 प्लस सॉल्यूट के मोल 6, यूरिया का मास 6/30। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में आप देखो 18 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो है ना, 18 से इसको डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू कितनी आती है। अगर 18 से डिवाइड देखो अप्रोक्सी अपन इसमें लगाएंगे, अगर आप 18 से डिवाइड करते हो, अगर ये 80 होता तो 10 आता कि नहीं, कितना आता 10, और ये इसकी कुछ वैल्यू तो होती, ये भी 10 आता। इसका मतलब ये हुआ इसका जो आंसर है वो 1x से जस्ट क्या है, कम है, जस्ट कम है, क्योंकि केवल ये वैल्यू बढ़ेगी, और ये आंसर इसका कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 2 है ना। आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप अपन चाहे जगह है तो साथ में यहाँ करके एक बार देख लेना। 178 डिवाइड बाई 18, पहले 2 से कट करो तो ये कितना आ गया 8, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 0.1, ये कितना आ गया 9। 9 से इसको कट करो, 9 से कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 9 इंटू 9 81, कितना बचा 8, कितना बचा यहाँ 8 बचा, और यहाँ बचा फिर कितनी बार जाएगा ये 9.9, तो देखो सॉल्व भी हो गया, वो ये हो गया x, ये हो गया 9.9, और नीचे कितना आ गया 9.9 प्लस 6/30। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार 60 होगा देंगे ना, NH2CO NH2, यूरिया का मोलर मास कितना आएगा 60 आएगा है ना, कितना आएगा 60, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 मतलब 0.1, कितना आ गया 0.1, तो यहाँ आपने कितना रख दिया 0.1, तो P कितना आ गया x 9.9 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 10, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 0.10 से डिवाइड करोगे 99x, देखो वही अपन बात कर रहे थे अप्रोक्स से भी, क्या आंसर आ जाएगा 0.99x है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इसको क्लीन करते हैं पहले ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया एट 25 डिग्री सेल्सियस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट KOH KCl एंड BaCl2R इतना इतना दिया है। ये सबकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर BaOH का होल ट्वाइस इन साइमन मीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर, मतलब यूनिट में कोई कन्वर्जन नहीं करना है, जैसा यूनिट दिया है वैसा ही करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, तो इसके लिए अपन को किसकी क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। इधर करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन BaOH का होल ट्वाइस। अब देखो आपको इन सबको ऐसे अरेंज करना है कि ये मिल जाए, है ना। तो देखो कैसे अरेंज करोगे। सबसे पहले इसमें देखो, इसमें है क्या, इसमें Ba+2 है और प्लस क्या है 2OH-, यही है ना। बस आपको यही इन चारों में से खोजना है, Ba+2 और 2OH-। तो सबसे पहले देखो कि आपको जो है Ba+2 किस से मिलेगा, Ba+2 इससे मिलेगा। तो इसकी वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, तो आप लिख दोगे 248 इंटू 10⁻⁻⁴। Ba+2 मिल गया। अब देखो OH किससे मिलेगा, OH इससे मिलेगा। अरे वैल्यू उल्टा लिख दिया ना मैंने, ये तो चलो इसको ऐसे देखो, Ba+2 इससे मिलेगा और इसकी वैल्यू ये है ना, कितनी है 280 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस OH- किससे मिलेगा, इससे मिलेगा और इसकी वैल्यू कितनी है 248 इंटू 10⁻⁻⁴ मिल गया। अब जो इसको रिमूव करना है जो एक्स्ट्रा मिला है। अब देखो सबसे पहले इससे एक OH मिलेगा, अपन को कितने OH चाहिए थे 2, मतलब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब बाकी जो बचा है उसको माइनस करो। क्यों करो, क्योंकि इससे 2 Cl एक्स्ट्रा मिल गए और Cl किससे हटेंगे, इससे, और 2 Kb एक्स्ट्रा मिल गए, वो किससे हटेंगे, इससे। मतलब KCl में कितने से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे 2 से। इंटू KCl की वैल्यू देखो कितना दिया है 126 इंटू 10⁻⁻⁴। बस सॉल्व कर लो, हो गया खत्म। अब देखो 126 इंटू 2 कितना होता है, तो यहीं अपन सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेशन भी नीट में जरूरी है ना, आसान तरीके से कैसे कर सकते। ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 6, 2 से मल्टीप्लाई पहले 6 में करोगे तो कितना हो गया 12, 4, ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 2, यानी कि 252। अब आप देखो सम में 10 की पावर तो क्या है, सेम है। सम में 10 की पावर तो क्या है, सेम है, माइनस माइनस है। ये कितना है 280, ये कितना है 252। 52 में कितना ऐड किया जाए, ये कितना बन जाए 280, तो कितना ऐड किया जाए 28, यानी कि इन दोनों से ही ये तो सॉल्व हो गया। कितना बचा ये 28 इंटू 10⁻⁻⁴। क्लियर है। अब इसको देखो, ये क्या है जस्ट डबल है ना। तो अब देखो यहां से क्लियर समझ में आ गया, आंसर 500 से ऊपर वाला है, जरूरत ही नहीं। क्यों, ये 248 है ना, कितना है 248, इसका डबल कितना होगा, बोलो कितना होगा, कितना होगा। यहां से देखो अगर ये 250 होता तो 500 होता, यानी 500 से जस्ट कम होगा कि नहीं। 496 होगा, 496 प्लस 28 कितना हो गया 524, और देखो 524 इंटू 10⁻⁴, मतलब ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं पहले। इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखा है 2NO + Cl2 और यहां से बना है 2NOCl, और इनका कंसंट्रेशन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन NO का Cl2 का, है ना, और यहां दे रखी है रेट। अपन को बताना है रेट लो। तो देखो अपन देखो यहां इस केस में देखो Cl2 का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, तो रेट में जो भी चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा।
Cl2 का कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो रेट में जो भी चेंज आ रहा होगा वो इसकी वजह से आ रहा होगा। तो कंसंट्रेशन देखो यहाँ क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है। डबल होने पर ये कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। 1.9 का 4 टाइम्स करके देखो कितना आएगा, 9 चौक 36, 4 और 3 कितना हो गया 7 और 4 4 पॉइंट्स है, यानी ये क्या हो रहा है 4 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 2 हो रहा है ये, और 2 की पावर 2 मतलब ये किस ऑर्डर का हो गया, सेकंड ऑर्डर का। किसका हो गया, सेकंड ऑर्डर का। अब अगले में खोजो जिसमें NO कांस्टेंट हो, तो क्या होगा, रेट में जो भी चेंज होगा वो Cl2 की वजह से होगा। तो यहाँ पे इस केस में अगर आप देख पा रहे हो तो ये कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है तो यहां देखो ये जस्ट क्या हो रहा है, डबल, और रेट भी क्या हो रही है, डबल। मतलब कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल, मतलब कौन सा ऑर्डर हुआ, फर्स्ट ऑर्डर। तो Cl2 किस ऑर्डर का हो गया, फर्स्ट ऑर्डर, और ये किसका हो गया, NO सेकंड ऑर्डर। अब वही खोजना है आपको, NO सेकंड ऑर्डर इसमें, Cl2 फर्स्ट इसमें, मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया, 4। क्लियर। अगला क्वेश्चन खोजते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल आइसोथर्मल वर्क, आइसोकोरिक वर्क, आइसोबारिक एडियाबैटिक। तो हम जानते हैं डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W, और एडियाबैटिक के केस में Q की वैल्यू क्या होती है, 0। मतलब एडियाबैटिक के केस में आप जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क। इसलिए इसमें अपना आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर बेटा। अब अपन यहां से स्टार्ट करते हैं सेकेंड AITS का पेपर। चलो इस पेपर में अपन स्टार्ट करते हैं फिर से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 AITS सेकेंड पेपर है ना। देखो बेटा क्या बोल रहा है इसमें, द पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम परसेंट ऑफ कार्बन। फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन अपन को करना है यहाँ पे, तो कार्बन का सेम परसेंटेज बताना है किस में है, ठीक है। द पेयर बताना है जिसमें कार्बन का परसेंटेज क्या हो, सेम। तो यार उसमें सेम होगा जिसमें उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, है ना। यहाँ से देखो दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ तो दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम नहीं है, मतलब परसेंटेज भी सेम नहीं होगा, मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखो, अच्छा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला से तभी करना है जब उसके अंदर आने वाले एलिमेंट सेम हो। यहाँ देखो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, इसको आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो CH2O। यहाँ से देखो 2 कार्बन है, तो मैं पहले इसको पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दूँ। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें 2, तो 2 से डिवाइड करो तो ये भी कितना है CH2, मतलब इसमें परसेंटेज क्या होगा, सेम। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर, इसको देखते हैं अपन 47। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे बोला गया इफ डेल्टा x इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा v इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल। इनका कहना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसने बोला है डेल्टा x क्या है, अनसर्टेनिटी है पोजीशन में, एंड डेल्टा v इसका है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आर इक्वल। क्लियर है। आगे बोला गया है द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फॉर द सेम पार्टिकल्स। इन्हें बोला है डेल्टा एक्स और ये दोनों सेम है, और आपको बताना है अनसर्टेनिटी किसमें बताना है, मोमेंटम में बताना है। किसमें बताना है, मोमेंटम यानी डेल्टा पी, है ना। और डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी क्या होता है, एम इंटू डेल्टा वी। क्या होता है, एम इंटू डेल्टा वी। तो पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, भाई क्यों अटक रहा है भाई, इससे आप इसको बनाओगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये किसके बराबर होता है, h/4π। यहां से देखो ये हो गया डेल्टा एक्स, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी की जगह m इंटू डेल्टा वी। क्वेश्चन में बोला गया डेल्टा एक्स और डेल्टा वी इक्वल है,
मतलब इस डेल्टा एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी लिख सकते हो एम, और ये पहले से डेल्टा वी एक है। अब आप क्या करो, एम से इधर मल्टीप्लाई करो, एम से इधर करो, 4 पाई, तो ये एम स्क्वायर हो गया, दोनों साइड मैंने एम से मल्टीप्लाई किया है। तो आप इधर क्या लिख सकते हो, डेल्टा वी इंटू एम इसका स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, एच अपॉन 4 पाई। अगर आप यहाँ से इसका स्क्वायर हटाते हो तो इसमें अंडर रूट आ जाएगा कि नहीं, इसको यहाँ लिखते हैं तो क्या वैल्यू बचती है, अंडर रूट ऑफ एच एम अपॉन पाई, और इसको मैं कहाँ ले ले रहा हूँ, बाहर 2। अब देखो यहाँ एक m बचा हुआ है ये वाला, और ये किसके इक्वल आया है, डेल्टा v इंटू एम के इक्वल आया है। अब देखो यहाँ से आप इस m डिवाइड में जाएगा तो फाइनल ये वैल्यू क्या बचेगी, 1/2 अंडर रूट ऑफ h अपॉन पाई, और ये m यहाँ आएगा, समझ रहे हो ना, तो एक m कट जाएगा, मतलब अंडर रूट में यहाँ अंदर क्या बचेगा, m बचेगा, तो 1/2 h अपॉन एम पाई, ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। 49 देखो 51 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने भैया, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखते हैं अपन, पहला बोला गया है हमसे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, और एडियाबेटिक के लिए 0 हो गया, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू। वर्क इज पाथ फंक्शन, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, वर्क पाथ फंक्शन है। अगला बोला है वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी सही है। वॉल्यूम कैसा होता है, एक्सटेंसिव, मतलब उसमें आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, समझ रहे हो ना, एक वेसल है 2 पार्ट की, तो वॉल्यूम भी तो आधा हो जाएगा उसका, यानी एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है एडिटिव इन नेचर, मतलब ये भी सही है, और ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एच बी आर है ना, बी आर और एच बी आर इतना इतना फॉलोइंग दे रखी है। आपको क्या करना है, यहां से बताना है भैया कि जो रिएक्शंस दे रखी है ये, इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा। तो जब बॉन्ड एंथैल्पी दी हो उस समय डेल्टा एच कैलकुलेट करने का अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, समय जो बॉन्ड एंथैल्पी रेक्टेंट साइड की उनको पहले लिखा जाएगा, और माइनस करके किस साइड की लिखा जाएगा, प्रोडक्ट साइड की। तो देखो H2 रेक्टेंट साइड में Br2, तो H2 की बॉन्ड एंथैल्पी कितना दे रखी है, 430, तो आप पहले इधर रखोगे 430। Br2 की कितनी दे रखी है, ये रही Br2 की कितनी है, 200, तो प्लस क्या करोगे 200, माइनस किधर जाओगे भैया, रेक्टेंट साइड में। रेक्टेंट साइड में कौन है, 2HBr, तो भैया 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोफिशिएंट 2 है, और HBr की वैल्यू कितनी दे रखी है, 350, तो यहाँ कितना हो जाएगा 350। देखो 4 और 200, ये कितना हो गया 630, माइनस ये कितना हो गया 700, मतलब कितना बचा, माइनस का कितना बचा 70, और कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 बोला है फॉर ए रिएक्शन, और रिएक्शन दे रखी है A से 2B, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, Kc दे रखा है और 400 डिग्री सेल्सियस पे देख रखा है। आगे बोला है इफ 3 मोल्स ऑफ A एंड 2 मोल्स ऑफ B आर मिक्स इन 2 लीटर कंटेनर, ठीक है, देन डायरेक्शन, अच्छा अपना डायरेक्शन बताने की, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। तो इसका कंसेप्ट क्या है, अगर QC की वैल्यू क्या है, Kc से कम है तो फॉरवर्ड जाएगा, QC ज्यादा है तो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। ठीक है, इसको बताए थे कि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा किसके पास जाता है, कुएं के पास, समझे कि नहीं। तो QC जो है वो क्या है, प्यासा, और K क्या है, कुआं, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता, केवल टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है।
तो चेंज किस को होना पड़ेगा उसके बराबर आने के लिए, Q को, है ना। तो Q हुआ प्यासा, जिसको प्यास लगेगी वही तो कुएं के पास जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए QC बराबर KC होना चाहिए। अब देखते हैं इसका, अगर आप QC लिखोगे तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट साइड यानी B, और B के कितने मोल्स दे रखे हैं, A के 3 हैं और B के कितने 2, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा। पहले मैं मोल्स लिख रहा हूं, डिवाइड बाई A के कितने मोल्स हैं 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 इनटू, ये इसमें डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो वॉल्यूम से क्या करना पड़ता है, डिवाइड, और पावर में क्या आता है डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी तो कितना है इसका भाई, डेल्टा एन जी तो कितना है 1 है ना। तो ये हो गया 4/3 इंटू यहाँ कितना करे 2, 2 से 2 काट दिया, ये वॉल्यूम कितना लीटर दिया 2, मतलब ये कितना आ गया 2/3। 2/3 तो 1.4 से क्या आएगा, कम आएगा, तो Q को आगे जाना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और फॉरवर्ड डायरेक्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 3, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन यही है कि आपको क्या बताना है, करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो क्या होता है, प्रोडक्ट साइड को ऊपर लिखो, रेक्टेंट साइड को नीचे लिखो। प्रोडक्ट साइड में क्या है 3z, और 3 का है पावर में, इसमें कितना है कोएफिशिएंट 2, रेक्टेंट साइड है x, पावर में 2y, तो मतलब आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन को देखो भाई, इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है द pH ऑफ 0.01 नॉर्मल लाइम वाटर। लाइम वाटर का अपन को क्या बताना है, pH बताना है, क्या बताना है, pH बताना है, और नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है 0.01 नॉर्मल, कितनी दे रखी है 0.01 नॉर्मल। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो ये तो लाइम वाटर तो क्या होता है बेसिक नेचर का होता है, यानी कि आपके पास यहां से पहले क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। नॉर्मलिटी दी है तो डायरेक्ट आपको यहां जरूरत नहीं है, यानी कि ये कितना हो गया 0, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो गया 0.01, कितना हो गया 0.01। तो इसको आप और क्या ले सकते हो 10 की पावर -2, ये तो OH माइनस का कंसंट्रेशन पता चल गया। अगर ये मोलारिटी होता तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि ये कितना होता COH का होल ट्वाइस होता, तो 2 OH होते हैं लाइम वाटर में, है ना। तो बताओ यहां से डायरेक्ट तरीका था, POH कितना आ गया 2, और pH प्लस POH कितना होता है 14, तो इसका मतलब ये हुआ कि pH कितना हो जाएगा 12, और 12 कहाँ दिया है 3 में, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्जेलेट ऑक्सीडाइज बाई द 1 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहले समझो फेरस ऑक्जेलेट का फॉर्मूला क्या होगा, फेरस ऑक्जेलेट बोला यानी FeC2O4। तो अपन यहां से क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्जेलेट, ये किसके इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो पहले बताओ KMnO4 का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना होता है 5, और KMnO4 के मोल कितने दिए हैं 1। फेरस ऑक्जेलेट इसमें Fe+2 में है, ये +3 में है, ये CO2 में जाता है ऑक्सीडाइज होके, और ये Fe+3 में जाता है, इसकी वजह से n फैक्टर आया 1, और ये +3 से +4 में गया आया 1, लेकिन 2 कार्बन है इसलिए ओवरऑल हो गया 2, और 1 इसकी वजह से कितना हो गया 3, और मोल आपने पूछा है x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5/3। कितना हो जाएगा 5/3। अगले क्वेश्चन पे बेटा अपन आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 61। जो क्वेश्चन नंबर 61 है इसमें देखो, एट 298 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ 2 प्योर लिक्विड A एंड B कितना दिया है 200 और 400 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन सॉल्यूशन आर 0.7 एंड 0.3, मतलब इसका कितना दे रखा है 0.7 और इसका 0.3।
व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, आपको क्या बताना है, बी का मोल फ्रैक्शन बताना है वेपर फेज में। तो जब बी का मोल फ्रैक्शन आपको बताना हो तो उस समय मैं बी को वाई बी, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन वाई बी, क्या फॉर्मूला होता है, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन टोटल प्रेशर। तो पहला काम भैया टोटल प्रेशर बताओ, है ना। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ भैया, क्या फॉर्मूला होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। देखो 200 पी नॉट ए हो गया, ये कितना हो गया 0.7, 200 इंटू 0.7 कितना हो गया 140। यहाँ देखो 400 इंटू 0.3 तो ये कितना हो गया 120। मतलब टोटल प्रेशर आपको पता चल गया कितना आ गया है 12 यानी 260 आ गया है, कितना आ गया है 260। पी नॉट ए इंटू एक्स ए कितना आया है 140, कितना आया है 140। पी नॉट ए इतना है, ये इतना है, तो ये कितना हो गया 140। 0 से 0 गया, 2 से काटा तो ये कितना आ गया 7, 2 से काटा तो 13, डिवाइड करो। तो ये पहले कितने टाइम्स आएगा 0.5 टाइम 65 होता है, समझे कि नहीं। तो 0.5 के पास एक ही ऑप्शन है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इफ 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास 193 सेकेंड थ्रू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉपर सॉल्ट, 0.3 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड, मतलब मास ऑफ कॉपर भाई साहब आपको दे रखा है, ये नाम दे रखा है 0.32 ग्राम। मास ऑफ कॉपर कितना दे रखा है 0.32 ग्राम। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन द सॉल्ट, क्या बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बोले तो भाई एन फैक्टर। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट निकालो, इक्विवेलेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे IT/9600, क्योंकि करंट और टाइम दोनों दिए हैं। ये दिया है 5 एम्पियर, टाइम दिया है 193 सेकेंड, और ये कितना होता है 96500। क्लियर है। 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं तो करूं, कर सकते हो तो करते हैं भाई, ये तो आएगा ही नहीं। करते हैं 5 से काटा तो पहले कितने टाइम जाएगा 1, फिर 5 से कितना जाएगा 9, है ना, और फिर कितना जाएगा 3, ये कितना आ गया 00। अब देखो कितनी आसानी से इससे कट गया, है ना। तो कितना आ गया 1/100, 1/100 मतलब 0.01, ये इक्विवेलेंट आ गया। बेटा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, मोल इंटू एन फैक्टर, है कि नहीं। इक्विवेलेंट आ गया 0.01, मोल की जगह क्या लिखोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में दिया है 0.32, है ना, और यहां आपको क्या लिखना पड़ेगा मोलर मास 63.5, है ना, एन फैक्टर आपको क्या करना है पता करना है। तो यहां से देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.63.5 डिवाइड बाई 0.32, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे सॉरी ये 63.5 है ना, तो ये 0.635 हो जाएगा ना, 0.635, ये 0.32। तो इसके आप क्या लिख सकते हो 63.5 डिवाइड बाई 32। देखो 32 से कितने टाइम्स आएगा, लगभग 2 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसलिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, हाँ केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। देखो बेटा इसको, इस क्वेश्चन में देखो अपन से बोल रहा है, नहीं आएंगे, हाँ इस क्वेश्चन में देखो अपन से क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन,
व्हाट इज द कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर में बताना है, कुछ नया नहीं है, ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर 20 सेकेंड। कितने सेकंड बाद? 20 सेकंड बाद। रिएक्शन दे रखी है इसे 3B और R इक्वल टू दे रखा है K, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आप यहाँ पे ये बोल सकते हो सर रेट ही रेट कांस्टेंट होगी। तो पहला काम तो आपका यही हुआ भाई साहब, रेट कांस्टेंट पता करो। तो देखो जीरो से रेट कांस्टेंट पता करो, मतलब रेट पता करो। रेट क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। कंसंट्रेशन में चेंज क्या है? ये है ना। तो कितना आएगा? 0.1 से 0.05, मतलब ये कितना आएगा? 0.05। चेंज डायरेक्ट चेंज लग रहे हैं अपन, है ना, चेंज माइनस करोगे तो। और ये कितना आएगा? 15, है ना। देखो 0.05 प्लस 0.05 करो तो कितना आएगा? 10, और यहाँ कितना आएगा? 1, यानी 0.1। तो ये 0.05 आ गया डिफरेंस 50। आप इससे कट करोगे तो मैं इसके लिख सकता हूँ 5 × 10⁻² डिवाइड बाई 15। 5 से काटा तो कितना आ गया? 3, मतलब ये हो गया 1/3 × 10⁻²। ये तो रेट कांस्टेंट आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है? कंसंट्रेशन पूछ रहा है प्रोडक्ट का आफ्टर 20 सेकेंड। तो देखो इसका कंसंट्रेशन A0 है, तो 20 सेकेंड बाद यहाँ से x गया तो ये कितना हो जाए? 3x। कितना हो जाए? 3x, यानी हमसे 3x की वैल्यू पूछ रहा है। ये तो अभी रेट आया है, और रेट ही हमारा क्या है? रेट कांस्टेंट है। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन में पहले आप x की वैल्यू निकाल लो। तो x क्या होता है? जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होगा? AT = A0 - KT, यही होता है कि नहीं? और AT की जगह आप क्या ले सकते हो? AT का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन, इसी को आप क्या बोल सकते हो? AT। और 20 सेकेंड पे पूछ रहा है इसलिए यहाँ लिखोगे 0.1 - x। A0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, वो कितना है? 0.1। K कितना है भैया? 1/3 × 10⁻², और टाइम कितना है? 20 सेकेंड। क्लियर? 0.1 से 0.1 गया, माइनस से माइनस गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 इंटू 1 पॉइंट हट गया 10⁻⁻1। आ गया कि नहीं? अब देखो ये तो x है, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁻⁻1, और उसके करीब कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ये इतना अपना क्यों आ रहा है? अभी आप इससे डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देख ही रहे क्वेश्चन, बना लेते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रिएक्शन रेट इज 0.0। ये रिएक्शन की रेट दे रखी है, वो भी कब? 10 मिनट पे एंड 0.02 सेकेंड मोलर सेकेंड एट 20 मिनट पर मिनट। देखो अब इसमें क्या किया गया है ना यार, अपन को दो क्या दे रखे हैं? अपन को कंसंट्रेशन दे रखे हैं ना। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रिएक्शन रेट, एक रेट तो ये दे रखी है, ये 10 मिनट पर दे रखी है। दूसरी रेट ये दे रखी है 20 मिनट पर दे रखी है, और हमसे पूछ रहा है भाई साहब क्या? K की वैल्यू। इस क्वेश्चन को अपन यहाँ बनाते हैं। तो जब दो अलग अलग टाइम पर आपको क्या दिया हो? रेट दी हो, है ना, उस समय फॉर्मूला, अच्छा नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? K = 1/2 ln of A0/AT। अलग अलग टाइम पे दिया होगा तो उसको लिखोगे 1/T2 - T1 ln of A0 वन टाइम का डिवाइड बाई A0 सेकेंड टाइम का। तो देखो K नीचे तो आने दोनों का डिफरेंस, टाइम में डिफरेंस कितने मिनट का है? 10 मिनट का, तो नीचे आ गया 10 × ln ऑफ, ऊपर आना है A1 यानी 0.06, और नीचे कितना आता है? आता नहीं है, आना है 0.02। इससे इसको काटा तो कितना आ गया? 3 पॉइंट से पॉइंट हट गया। ln 3 की वैल्यू नहीं पता हो तो इसको लिख लो 2.303 log 3, और log 3 की वैल्यू आपको पता है। log 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.48। तो 2.303 डिवाइड बाई 10 × 0.48, इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, आंसर। देखते हैं ऑप्शन से बनेगा क्या। अब देखो ये 10 को ऊपर ले जाऊं तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। अगर कितना हो जाएगा? -1। अगर मैं इसको 0.5 और इसको 2 मान लूं तो ये 1, यानी 1 से ज्यादा आना चाहिए और 10⁻⁻1 में आना चाहिए।
1 नहीं होगा, चलो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो आप इसको कर लोगे मल्टीप्लाई 2.303 इंटू 0.48 डिवाइड बाई 10। तो 10 को तो मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, 10 की पावर -1 लिख दे रहा हूँ। इसको अगर मैं 0.48 है 0.5 मानते हो तो, और इसको 2 मानते हो तो कितना होगा? 1 log 3, 2.303 log 0.48, log कितना बचा है? 3 बचा है, log 3 बचा है, मतलब आपके पास से आ गया। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से करो भाई साहब, पहले 24, 8 3 24 2, 8 3 24 2 और 8 दूनी 16, 17 18 12 12 9 4 2 5 10 11 3 2 5 1 2 3 4 5, यानी आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। इसलिए इसमें आप टिक कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर 4 है ना। क्या टिक करोगे? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? अगला फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो 77, क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ Fe? Fe का एटॉमिक मास है, अबंडेंस दिया है, यानी एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहा है। एवरेज एटॉमिक मास क्या फॉर्मूला होता है? समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप्स इनटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाई 100, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। देखो सबसे पहले इसका परसेंटेज देखो, फर्स्ट वाले का कितना दिया है? 10%, और उसका मास कितना दिया है? 54, कितना दिया है? 54, प्लस सेकेंड वाले का परसेंटेज कितना दिया है? 85, और उसका मास कितना दिया है? इसके ऊपर लिखा है 56। तीसरे वाले का परसेंटेज कितना दिया? 5, और मास कितना दिया है? 57। डिवाइड बाई क्या कर दोगे? टोटल परसेंटेज। इसको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, 5 इंटू ये कितना दिया है? 57 ना, ये क्या लिख रहा है? 57। इसको आप सॉल्व करोगे तो अपने पास आ जाएगा परसेंटेज, है ना, एवरेज एटॉमिक मास। तो इसमें से 5 कॉमन लेना ना, सब में ऊपर 5 आ रहा है, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब अगर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद द लीस्ट एनर्जी? कौन सा कम एनर्जी रखेगा? आपको ये बताना, जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी। इसमें n+l कितना है? 4, इसमें कितना है? n+l 5, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 5, मतलब आंसर हो गया 2। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपन। इस क्वेश्चन को देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉर अ रिवर्सिबल एक्शन वैल्यू ऑफ Kc एट इतना टेम्परेचर 57 दे रखी है, ठीक है, एंड 450 पे 69 दे रखी है। देखो यार, टेम्परेचर आपने क्या किया है? इंक्रीज किया है। टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो Kc की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी कि डायरेक्शन कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन जाती हैं? जो कैसी होती हैं? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक कहाँ है? 2 में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में अपन से बोला गया है
व्हेन NaCl एडेड प्योर वाटर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। बिल्कुल सही बात है, NaCl मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम। क्यों सर, क्यों होगा, क्योंकि डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू KF इंटू M होता है कि नहीं, यानी I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, और NaCl का I का वैल्यू कितना आएगा 2, क्योंकि ये Na+Cl माइनस में टूटेगा, I बढ़ेगा तो डेल्टा TF बढ़ेगा, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एस्टिमेशन जो दिया है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि NaCl मिलाने से I बढ़ेगा, यानी डेल्टा TF बढ़ेगा, डेल्टा TF बढ़ेगा मतलब एडेड प्योर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ऑब्जर्व होगा, सही बात है, कम होगा, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बढ़ेगी और इसका मतलब ही होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका बढ़ने का मतलब वही क्या है, कम है। दूसरा रीजन दिया था लोवरिंग द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को क्या करेगा, कम होगा, ऑफ सॉल्वेंट कॉज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होने का मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि NaCl कैसा है, नॉन वोलेटाइल। मतलब एसेशन सही है, रीजन सही है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। किस ऑप्शन में दिया है, ये दिया ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला देखो, द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड फॉर जनरेट 1 ग्राम एटम ऑफ Mg फ्यूज MgCl2, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है ना। डिफिकल्ट इसलिए बना लिया होगा क्योंकि ग्राम एटम का मतलब नहीं पता होगा तो डिफिकल्ट बना लिया होगा। ग्राम एटम का मतलब क्या होता है भाई साहब, मोल होता है। क्या होता है, मोल। यानी कि इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ फेराडे बताने हैं जो रिक्वायर्ड है जनरेट करने के लिए, किसके लिए, 1 ग्राम एटम ऑफ Mg। 1 ग्राम एटम ऑफ Mg का मतलब है Mg का 1 मोल एटम, कहाँ से, MgCl2, तो इसी से मिल जाएगा, इसके 1 मोल से क्या मिल जाएगा, Mg का 1 ग्राम एटम मिलेगा कि नहीं, मतलब 1 मोल मिलेगा, तो इसमें कितना चार्ज चाहिए, इतना चार्ज है, Mg पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज, तो 1 मोल Mg पे +2 चार्ज, +2 चार्ज, 2 मतलब 2 मोल का चार्ज, 2 मोल का चार्ज मतलब 2 फेराडे। आंसर क्या टिक करोगे, 2 फेराडे। अगला बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से अब करते हैं ना। देखो इस क्वेश्चन को देखो भाई साहब, इसको देखो जल्दी से देखो, Which of the do does not change with time for the first order reaction। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या चेंज नहीं होता है, टाइम के साथ बताना है। रेट ऑफ रिएक्शन ये तो चेंज होती है यार, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, हाफ लाइफ भी चेंज नहीं होती है। मतलब 2 ऑप्शन सही हो गए, मतलब 2 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड का दिया, फोर्थ में आंसर हो जाएगा। सर हाफ लाइफ कैसे नहीं हो रही है, हाफ लाइफ क्या होता है, 0.693/K, ये टाइम के साथ थोड़ा चेंज होता है भाई, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला आओ, अगला खत्म। चलो नेक्स्ट पेपर AITS अपन खोलते हैं अब 3। कौन सा खोलेंगे भाई साहब, चलो भाई ये आ गया अपना AITS पेपर नंबर 3। इसमें देखते हैं अपन फिजिकल को, है ना, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है अपने पास, द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C57H10O6। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, परसेंटेज बताना है। कैसे निकालते हैं भाई परसेंटेज, जिसका परसेंटेज हो निकालना उसकी वैल्यू लाना होगा कहाँ, ऊपर। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन बताना है। तो कार्बन के कितने हैं, 57 कार्बन है, एक कार्बन का मास होता है 12, और टोटल मास आना है नीचे और इंटू लिख दोगे भाई साहब 100। तो सर टोटल मास बताओ ना यार, तो पहले आप करो 57 × 12, 57 × 2 कितना होता है बोलो, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, और 12 से 84 पहाड़ा आता है कि नहीं आता वे, है ना, और 12 × 5 = 60 और 684। ये तो आ गया भाई साहब केवल कार्बन की वजह से। 110 कौन है, अरे हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है वे, ऑक्सीजन कितना है 6, 16 × 6 कितना होता है वे, 16 का पहाड़ा पढ़ो या टेबल पढ़ो, 16 × 5 = 80, और 16 कितने हैं, 80 नहीं है 96, क्योंकि 6 है, 6 × 4 = 10, या कर देते हैं बस 9 × 1 = 10, और 8 × 18, और 1 × 19, और ये कितना हो गया 6 × 7 = 1 890 हो गया रे बाबा, कितना हो गया 890, 0 से 0 डालो, क्लियर है।
अब देखो 8 16 1 17, ठीक है यार, इसको तो कैलकुलेट कर ही लोगे। कैसे सर बताओ ना थोड़ा। ऊपर वैल्यू कितना हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 684 डिवाइड बाई 89 है ना, मैं इसको 90 मान लेता हूँ। यहाँ कितना 10 से 10 गया, कितना बचा 9, अप्रॉक्स 1 है, ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंस है, आसानी से बन जाएगा। 9 का पहाड़ा बताओ, 9 7 होता है 63, मतलब ये 2 ऑप्शन हो गए गायब, क्योंकि 9 में से 1 आना है। कितना बचा 5, और यहाँ कितना है 63, 5 68 होता है, और 9 5 होता है 45, और 9 6 होता है 54। देखो 76 आंसर हो गया। सर 0.85 भी तो है, तो भाई ऐसे एक बढ़ाया है ना, थोड़ा कम आएगा। चलो भाई साहब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से फटाफट करो, फटाफट, देर नहीं होना चाहिए। नीट का सवाल है, डॉक्टर बनना है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताना है भैया। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, लाइमन में। लाइमन की कौन सी सीरीज की होगी, फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन में। कहाँ पर, लास्ट लाइन में। तो इसका फॉर्मूला आपको बताए थे ये, लेकिन किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। कितना है 912, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये एंगस्ट्रॉम में। आंसर नैनोमीटर में, अभी बात कर लेंगे उसकी। तो यहाँ से वेवलेंथ निकाल रहे हैं 912, n1 कितना है 1, लाइमन की पहली सीरीज 1 से स्टार्ट होती है भाई साहब, और इनफाइनाइट जाएगा तभी एनर्जी मैक्सिमम आएगा, एनर्जी मैक्सिमम आएगा तभी वेवलेंथ कम आएगा। तो ये तो हो गया 1, 912 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम से नैनोमीटर जाना हो तो 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 91.2, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलो भाई साहब जल्दी जल्दी निपटाते जाओ। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। बढ़ो भाई बढ़ो। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखोगे अच्छा है, मतलब गलत होने चांसेस बढ़ जाते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ, अच्छा ये तो यार है ही नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री हटा दो, इसकी बात कर रहा था। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी, ये तो आसान सा है। डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस का 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम होता है कि नहीं होता है, यही होता है। वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 2.303, आर की वैल्यू किस में लेना है, किलो जूल में लेना है, मतलब जूल वाली लेनी है, मतलब 8.314 है ना। आर की टेम्परेचर कितना दे रखा है भाई सामने, टेम्परेचर दिया है भाई बाबा, टेम्परेचर कहाँ है, दिया ना 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन, लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। केसी की वैल्यू देखो, ये दे रखा है कितना दिया है, अरे दिखाई नहीं दे रहा है बाबा, कितना है 10 की पावर 12 है, जितनी भी हो बस पुट कर लोगे, सॉल्व करोगे आंसर। अपन 12 से मैं करा देता हूँ भाई, है ना। 8.314, ये कितना है 298। लॉग को दिक्कत हो तो इसको ऐसे कर लोगे, लॉग 10 होता है 1, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा इससे, है ना। क्या आ जाएगा सर आंसर, समझे कि नहीं। 298 है भाई साहब, ये कितना है 298, समझे कि नहीं। देखो सॉल्व थोड़ा सा करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करो, 36 हो गया, फिर से 36, 24 और 3 27, मतलब ये हो गया 27 पॉइंट कुछ। देखो यार ये 8.314 है ना, इसको आप 25/3 भी लिख सकते हो, नहीं कि नहीं, है ना। कितना लिखते हो 25/3, इसको लिख सकते हो। ये 27 आ गया, ये कितना है 298 है ना, तो इसको मैं 300 मान लेता हूँ अप्रॉक्सीमेट। वैल्यू में खूब सारा डिफरेंस दिया है, इससे काटा तो ये कितना आ गया 100, अरे बाबा कितना आ गया 100 आ गया कि नहीं, यानी ये कितना हो गया 2500 इंटू इतना। अब खुद सोचो, किलो जूल में दिया है, 1000 से भाग भी करना पड़ेगा, 2 जीरो गया 10, मतलब ये 2.5 मतलब इसका डबल फिर से आधा, वो किसके पास आएगा 68, आंसर हो जाएगा 68, है ना। ये कैलकुलेशन ऐसे ही आपको भी बेटा समझनी है, तभी तो क्वेश्चन जल्दी बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 52 सुन लो क्या कहता है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2CO3 एंड NaOH इज माइनस का 108 किलो जूल, हेंस डेल्टा H ऑफ इतना। इसके डिसोसिएशन की वैल्यू बतानी है आपको। ये बताओ ये दोनों भाई साहब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे,
H2CO3 प्लस 2NaOH करोगे तो भाई साहब क्या बनाएंगे, Na2CO3 प्लस 2H2। जब 1 मोल पानी बनता है तो 57.2 या कहीं कहीं 0.1 भी लिखा आता है। वैल्यू रिलीज होती है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 4 11 114.4 हीट रिलीज होना चाहिए। 1 मोल पे कितना होता है, -57.2। तो खुद बताओ भाई साहब, इतना होना चाहिए और ये कर कितने रहे, इतना, तो कितना कम है, 6.6। तो आंसर क्या हो जाएगा, अरे सर प्लस वाला काहे लगा रहे हो बे, प्लस वाला इसलिए लगा रहे हैं डिसोसिएशन के लिए पूछ रहा है। डिसोसिएशन हमेशा क्या आता है, प्लस। तो जो डिफरेंस होता है उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही क्या आता है, डिसोसिएशन की वैल्यू। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताओ कितना अच्छा। KSP दे रखा है, इन्हें क्या दे रखा है, KSP। किसका, MCl का कितना दे रखा है, 10 की घात -10। व्हाट इज इट्स मोलर सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर NaCl। और इन्हें बताना है इसमें सॉल्युबिलिटी बताना है, किसमें बताना है, इसमें। तो सबसे पहले आप बेटा क्या करो, MCl किस किस में टूटेगा, है ना, प्लस और Cl माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी S। इनका कहना नहीं इसमें ना बताओ तो NaCl में बताओ। तो NaCl मिला दो, NaCl आया तो A बना दिया, Na प्लस और Cl माइनस का कंसंट्रेशन C, क्या लगा दिया, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या लगा दिया बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ से C का कंसंट्रेशन S प्लस C हुआ कि नहीं, लेकिन इसको क्या लेंगे C, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत कम। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ S इंटू C, और C क्या है, NaCl का कंसंट्रेशन। ये दिया है 10 की पावर -10 S, और इसका कंसंट्रेशन दिया है 1/10 के, 0.1 है। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 0.5, इधर हो जाएगा, इधर आने का तो ये मल्टीप्लाई होगा ना, इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -9। कहाँ दिया है, 3, इसलिए इसका आंसर टिक कर देना, टिक क्या, 3। इस क्वेश्चन को समझ लो, यहीं समझ लो। हाँ, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, चेंज कर दे भाई, चेंज। देखो बेटा, इसको देखते हैं, रिलेशन बताना है, डेल्टा एनजी निकालते जाओ, काम खत्म है। पहले रिलेशन पढ़ लो, KP बराबर क्या होता है, KC RT की पावर डेल्टा एनजी। देखो इसमें डेल्टा एनजी बताओ कितना है, प्रोडक्ट। डेल्टा एनजी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड। ये 2 है, ये भी 2 है, मतलब इसका डेल्टा एनजी 0 आया, मतलब इसमें KP बराबर KC। KP बराबर क्या आएगा, KC। इसका मतलब P का कौन सा हो गया, 4th हो गया। P का कौन सा हो गया, 4th। Q पे आओ, Q। यहाँ डेल्टा एनजी कितना है, -2, प्रोडक्ट साइड में 2, इधर 4, तो 2 - 4 में -2, मतलब डेल्टा एनजी की पावर कितना आएगा, -2 है, कहाँ दिया, 3rd, मतलब इसका कौन सा हो गया, 3rd। PCl 5, डेल्टा एनजी कितना दिया है, 1, मतलब KP बराबर RT, तो R का कितना आ गया, 1। इतने में तो काम हो जाएगा। फिर भी P का देखो 4th, Q का देखो 3rd, तो P का 4th इसमें, 3rd इसमें, R का 1 इसमें, yes, मतलब आंसर हो गया 4, है ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S एटम इन S4O6। देखो इसका आपको बेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। S4O6 है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O और माइनस, O और माइनस। 2 सल्फर तो ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। कितना है, 0 है। इनमें देखो, इस पे -2, इसकी वजह से इससे +2, -2 और +2, इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो भाई साहब इसमें -1 और +1, तो टोटल आ गया 5। सेम कहानी इसकी आ गया 5, मतलब 2 सल्फर 5 वाले हैं और बीच वाले 2 सल्फर 0 वाले हैं। वो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में। कहाँ दिया है, 2 में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला आओ, कहाँ गया है भाई, कहाँ गया है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। चलो इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 61 देखो, क्वेश्चन नंबर 61 को देखो। क्वेश्चन नंबर 61, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल फिल 0.1 मोलर NaCl इज 100, है ना। इसका रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, कितने दिए, 100, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0. मोल पर लीटर, मतलब कंसंट्रेशन कितना दिया है, 0.1, NaCl इज 100 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ 0.2, मतलब R2 0.02 मोल पर लीटर
0.0 NaCl सॉल्यूशन 258, सॉरी कितना दिया ये 258 दिया है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज, है ना, आपको 0.02 मोलर इसकी क्या बतानी है, कंडक्टिविटी बतानी है, और 0.1 मोलर की कंडक्टिविटी कितनी दी है 1.29। दोनों की यूनिट क्या है, सेम है, दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। अब बताओ आपको यहाँ से क्या निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है, मतलब कप्पा की वैल्यू बनानी है, और कप्पा क्या होता है भाई 1/ρ, और 1/ρ क्या होता है 1/r इंटू L/A, है ना, ठीक है। तो इसको तो आप इसे नहीं, दूसरे उससे निकालना पड़ेगा आपको, है ना, किससे निकालना पड़ेगा, दूसरे उससे निकालना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ और एरिया नहीं दिया है। तो आपको इसकी जगह है यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, K = G × G∗, आपको यही निकालना है, क्योंकि पहले के लिए देखो आपको K की वैल्यू दे रखी है, 0.1 मोलर वाले सॉल्यूशन के लिए K की वैल्यू दे रखी है, इसको यहाँ पुट कर दोगे, G होता है 1/r, रेजिस्टेंस दिया मैं लिख देता हूँ 1.29 = 1/r, पहले वाले का R दिया है 100, तो आप यहाँ से G∗ की वैल्यू निकाल सकते हो, ये आ गई 129, G∗ कितना आ गया 129। सेकंड के लिए सेम लगाओ K, तो K = क्या लगाओगे 1/r, और R कितना दिया है 258, और G∗ तो सेल कांस्टेंट है वो कितना आ जाएगा 129, है ना। तो यहाँ से जस्ट डिवाइड करोगे 2 आएगा, 1/2 यानी ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द EMF ऑफ सेल Zn से Zn+2, ये सेल दे रखा है, इसमें बोला गया इंडिपेंडेंट ऑफ, सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसी पे यही आंसर हो जाएगा, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना, किस पे डिपेंड करता है, मोलारिटी यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और मोल्स पे भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसका हो गया सेकंड, सॉरी फर्स्ट आंसर हो गया ना इसका, है ना, जिससे नहीं इंडिपेंडेंट पूछा ना फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगले क्वेश्चन में द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर इतना इतना, ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है दो रिस्पेक्टिवली। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, आपको क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखोगे K2, अच्छा अपने पास K = क्या होता है A e⁻⁻ यहाँ से डिफरेंट टेम्परेचर पर फॉर्मूला बनाते हैं, क्या बनाते हैं, log K2/K1 = EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। इस फॉर्मूले में K2 K1 दिया है, दोनों टेम्परेचर दे रखे हैं आपको, तो यहाँ से क्या आ जाएगी EA की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, किसकी वैल्यू आ जाएगी EA। अगला, इन द रिएक्शन 2A + B A2B द रिएक्टेंट A विल बी डिसअपियर। इन अ रिएक्शन 2A + B A2B द रिएक्टेंट A विल बी डिसअपियर। तो रिलेशन देख लो यार, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, RA/2 किसके बराबर है, RB के, और किसके बराबर है, R2B। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, RA बराबर को क्या लिख सकते हो 2RB, और RA को क्या लिख सकते हो 2A2B। ऑप्शन चेक करो, हाफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, गलत हो गया, हाफ नहीं है डबल है, बी से तो क्या है डबल है, तो द सेम, तो ये भी गलत हो गया, द ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस बी, देखो बी के क्या है ये ट्वाइस, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, इस क्वेश्चन में होता है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेज, इंक्रीज मास के ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो यहाँ मोल दिया है, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन का 16 होता है, सिर्फ 48 कितनी 3 है, तो 48 हो गया, और 1/2 मतलब ये कितना हो गया 24 ग्राम। ग्राम मेटा में मतलब मोल है ऑक्सीजन के, 1 मोल ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो आधे का कितना हो जाएगा 8 ग्राम। यहाँ से मॉलिक्यूल्स दिए तो मोल निकालोगे तो मोल कितने आएंगे 1/2, Na से डिवाइड करोगे इसको 6.02 × 10⁻23 से, और O2 का मास कितना 32, यानी ये कितना आ गया 16 आ गया।
यहाँ 5.6 लीटर, तो यहाँ भी मोल का फॉर्मूला लगाओगे गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, तो 5.6 डिवाइड बाई 22.4 करोगे तो 1/4 मोल आएंगे। और CO2 का मास कितना 44, ये कितना आ गया 11। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला इसमें और इसमें। सेकंड नंबर पे कौन सा हुआ? थर्ड वाला किसमें? दोनों में ही है। उसके बाद कौन सा आएगा? फोर्थ किसमें आ रहा है? सबसे ज़्यादा फर्स्ट, अच्छा 3 में है ना यार, अच्छा सीक्वेंस लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाला, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? थर्ड वाला, और उसके बाद कौन सा आएगा? 11, यानी फोर्थ वाला, फिर कौन सा आएगा? 1। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ 1, फर्स्ट थर्ड फोर्थ 1 नहीं, सॉरी सेकंड। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ये कैसा दिया? फर्स्ट वाले में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर? अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे बोलो, इस क्वेश्चन में देखो जल्दी से। इस क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम ए वॉल्यूम 1 लीटर टू x लीटर। द वर्क डन इज कितना दिया? -300 केल्विन। द वैल्यू ऑफ x बताना है। तो रिवर्सिबल और आइसोथर्मल हो तो फॉर्मूला क्या होता है वर्क का? 2.303 माइनस NR है ना T log ऑफ V2 अपॉन V1। तो ये हो जाएगा माइनस का 2.303, N की वैल्यू 1, R की वैल्यू क्या रखोगे? लीटर में है तो आप 1/12 लिख सकते हो, इनटू टेम्परेचर दिया है कितना 300 और log V2 कितना है x, ये कितना है 1। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल, वर्क दिया था, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। अगला पूछ रहा है व्हाट इज H+ आयन एंड एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोलर CH3COOH एंड 0.1 मोलर HCOOH। देखो CH3COOH जो होता है, CH3COOH वो किस किस में डिसोशिएट होता है? जल्दी से देखेंगे। CH3COOH किस किस में डिसोशिएट होता है? CH3COO माइनस और H+ में। बस इसके लिए आप K लिख लो, तो K क्या हो जाएगा? CH3COO माइनस आएगा ऊपर, CH3COO माइनस, और H+ भी आएगा यहाँ नीचे, क्या आएगा? CH3COOH। K क्वेश्चन में दिया है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे 1.8 इंटू 10⁻⁵। CH3COOH का कंसंट्रेशन दिया है 0.2 मोलर CH3COOH एंड 0.1, ये कितना दिया है? 0.1 डिवाइड बाई जो सॉल्ट है वो एनाइन होता है, और इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.2। यहाँ से क्या आ जाएगा? H+ का कंसंट्रेशन। ये पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दो, 2 से काटो तो ये कितना आ गया? 9, और ये कितना है? 10⁻⁵ है ना, -5, यानी 0.9 इंटू 10⁻⁵। तो उसे आप क्या ले सकते हो? 9 इंटू 10⁻�6, यानी ऑप्शन ये। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में देखो, 82 में क्या बोला है? 5% वेट वाइज सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, आइसोटोनिक है इतने के साथ, नॉन द कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर वेट बताना है। आइसोटोनिक में क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है, यानी कि कंसंट्रेशन दोनों का आप π1 इक्वल टू, एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, दोनों क्या कर सकते हो? सेम। तो देखो इसका कंसंट्रेशन नहीं दिया है, तो मोलारिटी, कंसंट्रेशन मोल होता है मोलारिटी, और उसका फॉर्मूला होता है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10। तो ये कितना दिया? 5 इंटू 10, और ये कितना दिया है? 1 और इंटू 10। 10 से 10 कट गया है ना, 10 से 10 क्या हो गया? कट गया। है ना, डिवाइड बाई क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी होता है, इसमें क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मोलर मास दिया है 342, और इसका मोलर मास तो आपको कंपाउंड का कितना दिया है? सॉल्यूशन अननोन कंपाउंड x, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x। आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट ही बताना है, तो आप मान लो x ही है मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 342 डिवाइड बाई 5। यहाँ से काटोगे तो पहले 6 टाइम जाएगा, है ना, 6 टाइम। देखो एक ही ऑप्शन है, खत्म। अगले पे आओ, अगले से चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो 85 में क्या पूछ रहा है? इन एसिडिक मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, पर मैग्नेट आयन रिड्यूस टू। एसिडिक मीडियम में किस में जाता है? Mn+2, और पर मैग्नेट में किस में जाता है? और एल्कलाइन में किस में जाता है? +4। तो ये +2 हो गया, और ये क्या हो गया? +4, मतलब ऑप्शन नंबर 2।
और कोई क्वेश्चन है? हाँ, लास्ट क्वेश्चन और है अपना। इस क्वेश्चन को और देख लो। इसमें बोला था 2 केस दिए हैं। पहले बोला 80 ml 5 नॉर्मल NaOH 500 H2SO4। पहले इसके लिखो 80 × 5 कितना होगा 400 और ये कितना होगा 500। यहाँ देखो ये भी कितना होगा 8 5 40 400 और ये कितना होगा 0.05 है, तो ये 5 हो गया यानी ये 50। तो अब देखो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट ए है ना, तो यहाँ से इसके हिसाब से H2O बनेगा। यहाँ लिमिटिंग ये है, तो ज़्यादा किस केस में बनेगा? इस केस में बनेगा। किस में बनेगा? इस केस में। जिस केस में ज़्यादा H2O बनेगा यानी वहाँ न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा मतलब हीट क्या होगी? ज़्यादा रिलीज होगी। इसका मतलब फर्स्ट केस में हीट क्या होगी? ज़्यादा रिलीज होगी। तो ऑप्शन देखो हीट लिबरेटेड विल बी मोर इन केस फर्स्ट है। तो इसमें तो यार पहला वाला ही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हीट लिबरेटेड इन फर्स्ट क्या हो जाएगा? ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ ये लिमिटिंग रिएजेंट तो ये कम है, यहाँ ये लिमिटिंग रिएजेंट ये ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा हीट रिलीज होगा, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? बताओ बेटा कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में अगले पेपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।